नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में और मैं वक्ता मौजूद हूं आपके साथ लेकर यूपी का दंगल। अपने शो यूपी का दंगल में हम रोज आपको बताते हैं कि यूपी की सियासत में क्या फेरबदल हो रहा है, क्योंकि अब चुनाव पास आ रहे हैं तो पार्टियां जी जान से तैयारी में जुटी हैं और यूपी का सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर रहा है। अब राम मंदिर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अहम वर्चुअल मीटिंग की। मीटिंग में अयोध्या में बनाए जाने वाले राम मंदिर और विकास कार्यों की समीक्षा की गई। रामनगरी अयोध्या के चौमुखी विकास के विजन के लिए एक डॉक्यूमेंट तैयार किया गया, जिसका प्रेजेंटेशन खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखा है और चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। इसी पर बातचीत के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर को लेकर आज एक अहम बैठक की है। क्या नया करने की रणनीति तैयार हो रही है? देखिए, आज जो बैठक हुई उसमें अयोध्या के मास्टर प्लान के ऊपर एक प्रेजेंटेशन था कि किस तरीके से सिर्फ मंदिर ही नहीं बल्कि पूरी अयोध्या नगरी को कैसे सजाया जाएगा, कहाँ पे किस तरह के रोड्स होंगे, कहाँ सारी व्यवस्थाएं, उसके ऊपर वो प्रेजेंटेशन था। और हमने चुनावी दंगल की बात की है तो उसको हम पॉलिटिकली भी एनालाइज करेंगे कि इसका क्या महत्व है आज की मीटिंग का। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है अयोध्या का, ये प्रधानमंत्री के दिल में बसता है। ये जब इसकी शुरुआत हुई थी, जब आडवाणी जी रथ यात्रा लेकर निकले थे, तो उस रथ यात्रा को ऑर्गेनाइज करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा रोल था। वो साथ साथ वो रथ के साथ वो चलते थे। तो ये उनके दिल से जुड़ी हुई बात है, बाकायदा इनकी सरकार है, तो वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी की खासियत है, वो एक परफेक्शनिस्ट हैं और अपने इस 10-15 साल के कार्यकाल में वो हिंदुस्तान में अपनी एक अमिट छाप छोड़ना चाहते हैं। चाहे वो विस्टा का प्लान हो, चाहे आपने देखा गुजरात में किस तरीके से स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी ज़्यादा बड़ा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया। इस तरह के तमाम काम करने का प्रधानमंत्री मोदी को इसका एक सो कह सकते हैं कि जुनून है। तो उस हिसाब से वो अयोध्या को सजाना चाहते हैं कि ताकि आने वाली पीढ़ियां जो हैं प्रधानमंत्री मोदी को याद रखे कि जब प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री थे उसी वक्त अयोध्या में प्रभु श्री राम का जन्मस्थान मंदिर बना था। तो ये एक मसला है, लेकिन वो बहुत चतुर राजनीतिज्ञ भी हैं। वो जान रहे हैं कि चुनाव नज़दीक हैं, चुनाव तक ये मंदिर तो बन पाएगा नहीं, ये 2024 के लोकसभा से पहले बनेगा, लेकिन अयोध्या की जो मंदिर है वो यूपी चुनाव तक तो नहीं बन पाएगा। इसलिए इस तरह के कार्यक्रम से, जैसे नींव डालना हुआ, नींव का काम पूरा हो गया, अब आगे कुछ और हो रहा है, तो हर दिन की वो रिपोर्टिंग जो हो रही है वो एक माहौल तैयार कर रहा है यूपी के अंदर कि बीजेपी ने ये वादा किया था कि हम प्रभु श्री राम का जन्मस्थान मंदिर बनाएंगे और ये वादा हम डिलीवर कर रहे हैं। तो राम मंदिर को एक मुद्दा बनाना एक इसलिए ज़रूरी भी है कि ये हिंदुत्व का मसला है। इसमें जो यूपी जिस राजनीति के लिए वो मशहूर है, कास्ट पॉलिटिक्स, राम मंदिर के नाम आते ही ये कास्ट डिसॉल्व हो जाता है। कास्ट समीकरण काम नहीं करते हैं, क्योंकि लोग फिर आस्था के ऊपर आकर के वो वोट करते हैं और ये एक प्रॉमिस था, उसको वो पूरा कर रहे हैं। अब बड़ी ही चालाकी से ये सारी चीज़ें हो रही है, उस वक्त हो रही है जब विपक्षी दल अपोज कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, ये प्रियंका वाड्रा वहाँ मुख्यमंत्री का चेहरा बनने जा रही है, तो कांग्रेस पार्टी से तो लोग पूछेंगे भाई आपने कपिल सिब्बल को क्यों भेज दिया था कि भाई ये जितना लेट से लेट हो। अभी सारे लोग उठा रहे हैं चंदे का मसला कि भाई ये चंदा कहाँ जा रहा है, वो ज़मीन का एक विवाद आ गया कि 5 मिनट में जो है वो 2.5 करोड़ की ज़मीन जो है वो 18 करोड़ में खरीदी गई, ब्ला ब्ला, इस तरह की चीज़ें हो रही है। तो एक राजनीति दोनों तरफ से हो रही है, एक मंदिर के विरोध में खड़े हैं कुछ लोग और एक
भारतीय जनता पार्टी जो मंदिर निर्माण के साथ खड़ी है। डॉक्टर साहब, राम मंदिर को लेकर एक जमीन खरीदी गई है जिस पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं। क्या ये जमीन सच में विवादित है या विपक्ष के पेट में फिर से दर्द होने लगा है? ये दरअसल विपक्ष का वो टेक्निक है, वो विवाद कोई विवाद ही नहीं है, क्योंकि जो कागजात सामने आए हैं उससे कोई हेरा फेरी का सिस्टम ही नहीं। पहली बात ये कि सारे पेमेंट, सारी चीज़ें वो ऑनलाइन डिजिटल ट्रांसफ़र से होता है, कहीं कैश का कोई कारोबार नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है, ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है कि यहाँ पे सब कुछ जो है वो खुला खेल, खुला खेल फरुखाबादी जो है हो रहा हो, तो वो चीज़ होता नहीं है। बात जो कही गई कि 5 मिनट में दाम इतना से इतना ज़्यादा हो गया, ये भी बेकार की बातें हैं, क्योंकि जो करारनामा ज़मीन खरीदने का वो अलग हुआ, डीड पे साइन होना अलग बात होती है, करार अलग होता है, और जिसके पास से वो ज़मीन गई वो 2017 के रेट के ऊपर वो खरीद रहा था। लेकिन ये सारी जो कीमतें अयोध्या के अंदर जो बढ़ी हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में अभी नोएडा से ज़्यादा दर पे वहाँ पे ज़मीनें बिक रही है। इसलिए ये कोई बेकार की बातें हैं। विपक्ष सिर्फ मुस्लिम वोट पाने के लिए ये इस तरह के मुद्दे को उठा रहा है। जी डॉक्टर साहब, यूपी में जो एजेंडा चलता रहता है सियासत करने का, वो हमेशा गर्म रहता है और 7 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है। राजभवन पर लोग बोल रहे हैं कि अब 2-2 बार, काफ़ी बार ट्रैक्टर लाके वो रैली की जाएगी। तो ये एक एजेंडे के तहत हो रहा है या सच में किसान आंदोलन है? देखिए, किसान आंदोलन तो है नहीं जी। ये राकेश टिकैत कोई किसानी नेता थोड़ी है, ये तो आरएलडी का नेता है। पिछली बार चुनाव लड़ा था, जमानत जब्त हो गया था। ये तमाम लोग उस तरह के, ये तो इसको कह सकते हैं, ये सब ब्लैकमेलर्स हैं। ये किसान संगठन बना करके चुनाव के समय पॉलिटिकल पार्टी से पैसे वसूली करने का इनका धंधा है। कोई अनसुनी बात नहीं है, अननोन चीज़ नहीं है। सारे लोग जानते हैं, जो भी राजनीति को जानते हैं, और खास करके जो पत्रकार राजनीति को कवर करते हैं। हम लोग कई सालों से चुनाव कवर कर रहे हैं, हम लोग को मालूम है इस तरह के संगठन क्या करते हैं। अब एक मसला तो ज़रूर है कि इस आंदोलन के जरिए कुछ लोग ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो वोटर्स हैं, जो खास करके जो किसान वोटर्स हैं, उसको बरगला करके भारतीय जनता पार्टी से दूर किया जा सकता है। इसका इम्पैक्ट अगर कुछ होना भी होगा तो वो वेस्टर्न यूपी के अंदर होगा, जहाँ आरएलडी है। ये जो टिकैत के साथ जो लोग नज़र आ रहे हैं वो आरएलडी के कार्यकर्ता हैं। आम आदमी पार्टी भी इसमें ना घुसड़ना चाह रही है, कांग्रेस पार्टी भी, समाजवादी पार्टी भी, बसपा इस सब चीज़ों से अलग है। लेकिन एक मूलभूत बात समझ लीजिए, इस देश में दलित तो वोट बैंक हो सकते हैं, मुसलमान वोट बैंक हो सकते हैं, किसान वोट बैंक होते नहीं है। किसान वोट बैंक होते ही नहीं है। नहीं तो हिंदुस्तान में कोई किसान ही प्रधानमंत्री बनता। अगर किसानों के संगठन, किसानों का आंदोलन, किसानों के बीच एकजुटता इस तरीके से होती कि किसान एक पॉलिटिकल वेपन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता, एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जा सकता, तब तो इस देश के अंदर किसानों के अलावा कोई दूसरा प्रधानमंत्री बनता ही नहीं जी। लेकिन होता यह है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां धर्म के नाम पे वोट डिवीजन होता है, अबे मुस्लिम किसान भी तो हैं जी। मुस्लिम किसान भी तो हैं, वो आम आदमी पार्टी हो या कोई भी हो, या समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, कांग्रेस पार्टी हो, क्या वो किसानी के नाम पे वो राकेश टिकैत को वोट देंगे? नहीं देंगे जी। वो क्यों नहीं देंगे? मुस्लिम का मुद्दा बिल्कुल साफ होता है कि वो उन्हीं को वोट देंगे जो भारतीय जनता पार्टी को हराए। तो वो कोई भी हो सकता है, वो कोई इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, किसी पार्टी का भी हो सकता है। वो बीएसपी का होगा तो मुस्लिम वोट बीएसपी को चला जाएगा। उस कंस्टिट्यूंसी में जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हराएगा वो मुसलमान वहाँ पे उसको वोट देगा। तो जो मुसलमान किसान होंगे वो भी उसी को वोट करेंगे। सिमिलरली जो हिंदू किसान हैं वो जाति के आधार पर वोट देते हैं कि भाई ये हमारे जात का है तो जाट जाटों को वोट देता है, तो यादव यादवों को वोट देता है। तो हर कास्ट का एक अपना सिस्टम है और इन सब चीज़ों से आप मुंह नहीं मोड़ सकते। अगर आप इन सब चीज़ों को अनदेखा करेंगे, आपकी एनालिसिस, आपकी समझ वो गलत चली जाएगी। इसलिए हिंदुस्तान में किसान नाम का कोई वोट बैंक है नहीं। इसलिए आपने देखा किस तरीके से अगर ये इम्पैक्ट होता
किसान आंदोलन से अगर चुनाव पे इम्पैक्ट होता, भारतीय जनता पार्टी सबसे पहली पार्टी होती कि इन लोगों को मना करके, इन लोगों की बात मान करके इन लोगों का जो है पूरा सिस्टम ठीक कर दिया गया होता। लेकिन इनको पता है कि जितने भी चिल्लाते रहे, जितना भी बवाल करते रहे, उससे चुनाव पे कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर साहब, 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो विपक्ष को क्या लगता है कि ये जो चुनाव के वक्त तक ये आंदोलन चलता रहे, उसे खींचा जाता रहे, तो क्या ये बाधा डाल सकते हैं चुनाव में? कोई बाधा नहीं है। ये सब चुनाव, ये जो आंदोलन हो रहा है, ये सब खुद चुनाव लड़ने के लिए हो रहा है जी। ये राकेश टिकैत के दिमाग में एक वायरस घुस गया। उसको लगा कि भाई अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गया, तो उनको लगा कि भाई किसान आंदोलन भी इतना बड़ा हो गया है, मैं भी यूपी का मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। तो भाई ये तो अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे ये नए चेहरे थे, लोग उनको जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे। राकेश टिकैत को अगर चुनाव लड़ना हो तो उसको अपने ही गांव में उसको वोट नहीं मिले, ये क्योंकि लोग उसको जानते हैं, कोई नया आदमी थोड़ी है। इतने सालों से ये राजनीति में है, इतने सालों से वो चुनाव लड़ रहा है, चुनाव के दौरान वो क्या करता है ये सारे लोग जानते हैं। तो इसलिए ये प्लान तो फेल हो गया। अब दूसरी समस्या ये हो गई कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी, ये सब तो जुड़े हुए अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से लोग, ये किसान मोर्चा जो है वो तो कोई कांग्रेस के लोग हैं, उसमें तो वामपंथी हैं, तो कुछ नक्सली समर्थक हैं, तो कुछ आरएलडी के हैं, तो ये सारे लोग उसी तरह का। आप देखिए जैसे रेप हुआ टिकरी बॉर्डर के ऊपर, बंगाल की बेटी के साथ वो गैंग रेप हुआ, कौन लोग थे उसमें? वो तो आम अरविंद केजरीवाल के लोग थे। वो दोनों लोग जो पकड़े गए हैं, जो मुख्य अभियुक्त है, वो आम आदमी पार्टी का लीडर है वो। और उसके बाद दूसरी घटना भी हुई, और दूसरी घटना भी घट गई। तो ये सारे लोग वो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये बेसिकली एंटी मोदी मुहिम तो कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ ये थर्ड क्लास फेल्ड आंदोलन है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर के निर्माण के लिए मीटिंग कर रहे हैं। जनता के सामने चॉइस तो बहुत ही क्लियर है कि किसको वोट देना चाहिए, किसको वोट नहीं देना चाहिए। तो ये इसकी पूरी कहानी है। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि ये विपक्ष की रणनीति काम नहीं आएगी। बिल्कुल नहीं आएगी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही राज्य में सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। अब ये सियासत राम मंदिर पर की जाए या फिर किसान आंदोलन की आड़ में की जाए, खुद को लाइमलाइट में रखने के लिए यूपी के नेता किसी भी मुद्दे पर विवाद खड़ा कर सकते हैं, पर बीजेपी हर मुद्दे का तोड़ निकालकर मुद्दे को जड़ से उखाड़ देने में ही विश्वास रखती है। पर अब सवाल ये उठता है कि क्या यूपी चुनाव में जीत का सेहरा अपने सर बांधने की उम्मीद रखने वाले ये नेता राम मंदिर और किसान आंदोलन को छोड़कर किसी और मुद्दे को मोहरा बनाने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर इसी 3-5 में लगे रहेंगे? और क्या कुछ यूपी में होगा नया? कौन किससे भिड़ेगा? किसको किसने पटखनी दी? सारे सवालों के जवाब पाने के लिए लगातार देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।